चलिए आ जाइए एस्पिरेंट सभी लोग, स्टार्ट करें आज का सेशन। आज जिस टॉपिक के बारे में हमको पढ़ना है तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो नाबार्ड के बारे में डिस्कस किया था कि नाबार्ड दरअसल में एक एग्रीकल्चर सिस्टम और रूरल डेवलपमेंट को सपोर्ट करने वाला एक बैंक है जिसको इंदिरा गांधी जी ने बनाया था। जो भी पर्सन जुड़ा है जरा एक बार प्लीज मुझे बता दो, साउंड एकदम क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। फिर हम सेशन स्टार्ट करें आज का। तो आज जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है ICAR के बारे में पढ़ना है, मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में आज का सेशन जो है वो हमको पढ़ना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो शुरुआत सबसे पहले यहीं से करते हैं। अंजू गुड मॉर्निंग बेटा जी, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो नाबार्ड के बाद अब हमको जो चीज पढ़नी है वो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो क्या है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसके बारे में दो चीजें थोड़ा सा समझ लो आप, तो फिर मैं आगे बढ़ूं इसमें। इसकी स्टेब्लिशमेंट जो है वो 16 जुलाई 1929 को हुई थी। तो पहली चीज आपको ये याद रखना है कि 16 जुलाई 1929 को इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी। 2025 में 2025 में 96वां स्थापना दिवस मना, है ना? सही है क्या? मतलब यदि आप अच्छे से देखिए, यहां पर 29 है ना? यहाँ कितना हो जाएगा? 2029, तो 100 साल हो जाएंगे। सही है कि नहीं? तो कितना? 96वां स्थापना दिवस, ये चीज याद रहेगी। अच्छा, जो महानिदेशक हैं ये अभी हाल ही में चेंज हुए हैं, डॉक्टर मांगी लाल जाट, तो ये करंट की चीज है। और इसका जो अध्यक्ष होता है आईसीआर का, जो ये काउंसिल होती है एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने वाली सबसे बड़ी काउंसिल होती है ना? तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जैसे आज के टाइम पे डॉक्टर शिवराज सिंह चौहान हैं। तो ये चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी है, दो चीजें, कि करंट में इसका महानिदेशक कौन है और इसका अध्यक्ष कौन है। जो मिनिस्ट्री इस काउंसिल पर नजर रखती है, इसकी एक्टिविटी का फॉलोअप लेती है, वो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, मतलब एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इस पे कंट्रोलिंग रखती है। अगर हम हेड ऑफिस की बात करें तो हेड ऑफिस इसका कहाँ पर है? दिल्ली है। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, आजकल जैसे डीआरडीओ का जो मोटिव है पूछा जाता है बलस्य मूलम विज्ञानम, इसी तरह से इसरो का मोटिव पूछा जाता है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। सेम इसी तरह से आज के टाइम पे भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद का यदि कोई आपसे पूछे कि मोटिव क्या है, तो मानवीय स्पर्श के साथ कृषि अनुसंधान। तो यही जो चीजें लिखी हुई हैं इसी को मैंने एज इट इज इधर इंग्लिश में कर दिया है स्टूडेंट। कैसे? आप खुद ही देख लीजिए जरा एक बार कि जो आईसीआर है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसकी स्टार्टिंग जो है 16 जुलाई 1929 को हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब 1929 में ये फॉर्म हुआ था तब इसको इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बोलते थे, मतलब इंपीरियल एग्रीकल्चर, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट, रिसर्च बोलते थे। और आफ्टर इंडिपेंडेंस इसका नाम बदल के आईसीआर कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है ना? जैसे कि ये चीज मैंने ऑलरेडी यहाँ पर दी हुई है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का शुरुआती नाम क्या है।
इसको शुरू में किस नाम से जाना जाता था जब ये 1929 में फॉर्म हुई थी। तो आपको ये चीज हमेशा याद रखना है कि इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इस नाम से बुलाया जाता था। और आफ्टर इंडिपेंडेंस इसको किस नाम से बुलाया जाने लगा, इसको आईसीआर के नाम से बुलाया जाने लगा। जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं वो मांगीलाल राय हैं, बताया था मैंने, करंट की चीज है ये, अब भी चेंज हुए हैं। और इसके जो चेयरमैन हैं वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का हेड होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर अगर हम बोलें कि एफिलिएटेड मिनिस्ट्री कौन सी है जो कंट्रोलिंग रखती है, सर्वेलेंस रखती है, तो उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। और फिर इसके बाद में हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। और जो ये वर्ड लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है, एग्रीकल्चर रिसर्च विद अ ह्यूमन टच, याद रहेगा ये चीज। तो ये बेसिक सी चीज हुई। अब इसी में मैंने दो तीन चीजें और ऐड कर दी कि आईसीआर के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। तो जी हाँ, एक आर्टिकल है आर्टिकल 246, उसमें ये बोला जा रहा है कि अगर आपको रिसर्च करनी है और आपको एजुकेशन देना है, तो इन दोनों केसेस में जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो निश्चित रूप में फ्री लांसिंग देती है किसको, आईसीआर को, कि वो रिसर्च भी करा सकता है और पाठ्यक्रमों को एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रमोट भी कर सकता है। तो अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि आईसीआर में क्या आता है, तो एग्रीकल्चर पे रिसर्च, एग्रीकल्चर का पाठ्यक्रम यही निर्धारित करता है। तो दरअसल में किस आर्टिकल के तहत इसको ये पावर दिया गया है, तो आंसर है आर्टिकल 246, एकदम सिंपल सी चीज। और यदि मिनिस्ट्री की बात करूं तो ये मैंने अभी अभी आपको बताया कि कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो देखती है, तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। याद रहेगी ये चीज। अब सुनिए मुद्दे की चीज। दरअसल में क्या है, जब भी स्टूडेंट भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में पढ़ते हैं, मतलब इसी को कहते हैं आईसीएआर, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, आईसीआर एक काउंसिल है। जैसे इसरो जो है, इसरो इसके जैसा है स्टूडेंट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जैसा है। इसको कहते हैं इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो याद रखेंगे ये जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, आप अच्छे से देखिए, ये एक संस्थान है, ये एक इंस्टीट्यूट है। संस्थान का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, संस्थान का मतलब होता है इंस्टीट्यूट है। लेकिन जो ये चीज है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, तो ये एक परिषद है, परिषद का मतलब होता है काउंसिल है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, जैसे इसरो शुरुआत में एक काउंसिल के रूप में थी, एक कमेटी के रूप में थी, बाद में वो एक इंस्टीट्यूशंस बना। तो एग्रीकल्चर के लिए एक इंस्टीट्यूट है, उसका नाम आपको याद रखना है आई ए आर आई, और एक काउंसिल है उसका नाम है आईसीएआर। तो हमको इसके बारे में पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में दिया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी 1905 में। इस समय जो वायसराय थे, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा, बंगाल विभाजन का इनको, या बंगाल पार्टीशन का इनको जो है ओरिजिनेटर माना जाता है लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन जो है वो सबसे यंग वायसराय थे, सबसे युवा वायसराय थे, है ना। लॉर्ड कर्जन वही हैं जिन्होंने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में सबसे पहले भूमिका निभाई थी, और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का सेपरेशन कराया था। तो कहने का मतलब है कि यही बंगाल में जब पार्टीशन हो रहा है, लॉर्ड कर्जन है, उसी समय 1905 में एक व्यक्ति है हेनरी फिलिप, अमेरिका के हैं, वो मिलते हैं लॉर्ड कर्जन से इंडिया आकर और उनको एडवाइस करते हैं कि इंडिया में भी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में स्कोप है, एक इंस्टीट्यूशन ड्रॉ करिए तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो हेनरी फिलिप के कहने पर, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं, हेनरी फिलिप के कहने पर, हालांकि ऐसी छोटी छोटी चीजें मेरे को नहीं लगता आपको आएंगी, लेकिन चूंकि आप एक बार देख लो, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इन दोनों चीजों में। तो जो इंस्टीट्यूट है वो कैसे ड्रॉ होता है, हेनरी फिलिप एक अमेरिकी व्यक्ति हैं और ये हैं लॉर्ड कर्जन एक वायसराय हैं। तो हेनरी फिलिप जो हैं ये बिहार के पूसा में लॉर्ड कर्जन को बोलते हैं कि एक इंस्टीट्यूट ड्रॉ करो जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिसर्च वगैरह होया करेंगी। तो फिर फाइनल में हेनरी फिलिप के कहने पर लॉर्ड कर्जन जो हैं वो बिहार के पूसा में बनाते हैं पूसा इंस्टीट्यूट। तो मैं यहाँ नाम अच्छे से लिख दे रहा हूँ व्हाइट कलर में, ये पूसा इंस्टीट्यूट। तो दरअसल में जो पूसा इंस्टीट्यूट है यही
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का पुराना नाम है। और आफ्टर इंडिपेंडेंस इसका नाम बदल दिया गया, पूसा संस्थान का नाम बदल दिया गया और फिर नया नाम मिला भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो आपसे यदि कोई पूछे कि एग्रीकल्चर की फील्ड में या भारत में इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कंधों पर ले रखी है, किस इंस्टीट्यूशन ने अपने कंधों पर ले रखी है, तो आंसर है जिसको शुरुआत में पूसा इंस्टीट्यूट कहते थे, IARI। लेकिन IARI के अंडर में काम करती है काउंसिल, ICAR। और ये आज के समय पे एग्रीकल्चर को हर फील्ड में आगे बढ़ाने के लिए जो है मेन एडवाइजरी जारी करती है। मतलब ये दोनों अपने अपने लेवल पर बहुत स्ट्रांग है। तो ये चीज आपको याद रहेगी। अब मैं सिलेबस में ये दिया गया है तो मैं इसको अलग से क्यों लिख के इसके बारे में थोड़ी सी कहानी बताया आपको। तो हमेशा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो 1905 में बना था, बिहार में बना था, पूसा में बना था, वायसराय लॉर्ड कर्जन की वजह से बना था, अमेरिकी व्यक्ति हेनरी फिलिप की वजह से बना था। अच्छे से देख लीजिए, अभी 2025 चल रहा है, 120वां स्थापना दिवस होगा। मतलब 120 साल कंप्लीट कर लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने। और यहाँ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 96 साल लगभग लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोनों चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान रखिएगा। लेकिन हमको इनके बारे में पढ़ना है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं कहानी की। जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, जो काउंसिल है ICAR, उसने ऐसा क्या किया है जिस वजह से उसको बहुत तवज्जो दी जाती है। तो इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसमें इसने सहयोग दिया था। मतलब किसने? ICAR ने। मतलब ICAR ने ही दरअसल में जो डॉक्टर स्वामीनाथन है, आपने शायद सुना होगा, डॉक्टर स्वामी जो नाथन है, जो तमिलनाडु के हैं, ध्यान रखिएगा ये चीज, इनको USA भेजा था। और USA में आपने शायद सुनी होगी, मैक्सिको एक जगह है, मैं शॉर्ट में मैक्स लिख दे रहा हूं, और वहां पर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। तो ये नॉर्मन हो गया और ये बोर हो गया, तो नॉर्मन बोरलॉग के पास भेजा था। और डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर ही एक हाइब्रिड यील्ड स्पीसीज या संकरित गेहूं, है ना, हाइब्रिडाइज्ड जो है सीड, और वो हाइब्रिडाइज्ड सीड जो है, संकरित जो जो बीज होते हैं, और स्पेशली संकरित बीज सबसे पहले गेहूं के और फिर कुछ समय बाद चावल के भी इन्होंने प्रिपेयर कराए थे। तो मैं कहने का मतलब ये है कि MS स्वामीनाथन जो गए थे, कहाँ गए थे? मैक्सिको, USA गए थे ग्रीन रेवोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए या अमेरिका से मदद लेने के लिए। तो असल मायने में ICAR के दिशा निर्देशन में उनको भेजा गया था, और इस काम में इंदिरा गांधी जी जो हैं वो सहयोगी रही थी ICAR की। फिर अगर हरित क्रांति में, मतलब एग्रीकल्चर में ICAR जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आज के टाइम पे जो एनिमल हस्बेंड्री है, जो डेयरी इंडस्ट्री है, चाहे वो गाय से दूध देने वाली बात हो, चाहे बकरी से दूध देने वाली बात हो, और चाहे तो मांस के लिए आप मुर्गियों को पालो, मछलियों को पालो, तो यहाँ पशुपालन का दायरा बहुत बड़ा है। तो आज के समय पे ICAR पशुपालन में भी सहयोग देती है, डेयरी डेवलपमेंट में भी सहयोग देती है। जैसे स्टूडेंट शायद आप लोगों ने न्यूज़पेपर में सुना होगा, इंडियन गवर्नमेंट जो है, जब से इंडियन गवर्नमेंट, मतलब भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व में तीसरा नंबर आया है, तो हमने ऑपरेशन फ्लड या अपन ने जो वाइट रेवोल्यूशन 2.0 या ऑपरेशन फ्लड 2.0 हमने फिर से करने का सोचा है। मतलब एक बार फिर से वाइट रेवोल्यूशन जो है आने की तैयारी कर रही है गवर्नमेंट, या लाने की तैयारी कर रही है, जिससे क्या किया जाए, पशु प्रजनन, मतलब पशु रिप्रोडक्शन जो है उसकी रेट को बढ़ाया जा सके। और भारत में पशुधन के मामले में, मवेशियों के मामले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड इंडिया के पास ही सबसे ज़्यादा है।
तो ये कहानी है स्टूडेंट। और कृषि विज्ञान केंद्र का मतलब है जहां कृषि से रिलेटेड रिसर्च भी होंगी इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, और बच्चों को पढ़ाया भी जाएगा, और यूजी पीजी के डिप्लोमास भी दिए जाएंगे। तो कृषि विज्ञान केंद्र दरअसल में एक शैक्षणिक संस्थान है जहां पर स्टूडेंट को एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है और फिर वो बच्चे रिसर्च करते हैं। तो यही तीन काम जो हैं वो आईसीएआर के हैं। अगर हम देखें इसकी उपलब्धियां, तो आज के समय पे 115 से ज़्यादा एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बन चुके हैं। 1000+ उच्च किस्में जो हैं उनका डेवलपमेंट करा चुकी हैं। और दुग्ध उत्पादन और मछली पालन में क्रांति, मतलब दुग्ध उत्पादन का सीधा सा मतलब है व्हाइट रेवोल्यूशन। ये तो आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं से, तो ज़्यादा इसमें मैं टाइम बर्बाद नहीं कर रहा आपका, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको पता हैं। तो व्हाइट रेवोल्यूशन प्रमोट करती है। और मछली पालन का मतलब होता है पीसी कल्चर, तो इसको भी जो है वो प्रमोट करती है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हो गई। अब चीजें चलते हैं मुद्दे की तरफ। ये तो बेसिक है, ये इसमें से कोई क्वेश्चन वश्चन नहीं आना, चूंकि पढ़ाना था। हाँ, अब अगर कोई आपसे पूछे, जैसे ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, कि आईसीएआर का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का सबसे बड़ा योगदान, मतलब सबसे बिगेस्ट जो है कंट्रीब्यूशन, तो सबसे बड़ा योगदान जो है आईसीआर का वो यही है, ग्रीन रेवोल्यूशन को प्रमोट कराना। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा बताया है। अब बारी है थोड़ा सा वो चीजें बताने की जो आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए, कि ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म विलियम गॉड ने दिया था। ये चीज स्टूडेंट को नहीं बनती है। कई बार मैं पूछता हूँ कि ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति शब्द किसने दिया, आप कहते हैं नॉर्मन बोरलॉग। अरे भाई, जो नॉर्मन बोरलॉग हैं वो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं। और नॉर्मन बोरलॉग जो हैं अमेरिका में जो हैं वो एग्रोनॉमिस्ट हैं, मतलब कृषि विशेषज्ञ हैं। और स्पेशली अमेरिका में भी मैक्सिको में, और मैक्सिको में एक सेंटर है जहां पर फसलों की ब्रीडिंग कराई जाती है, फसलों का हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है। उस इंस्टीट्यूट का नाम है रॉकफेलर एंड फोर्ड फाउंडेशन, और लास्ट में देखिए मैक्सिको। तो आपसे कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नॉर्मन बोरलॉग जो हैं वो किस सिटी से ताल्लुकात रखते हैं, तो यूएसए सिटी नहीं है, यूएसए कंट्री है, सिटी का नाम क्या है, मैक्सिको। और नॉर्मन बोरलॉग को ही साल 1970 में नोबेल प्राइज दिया गया, लेकिन एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन किया था। तो एग्रीकल्चर की फील्ड में नोबेल प्राइज तो मिलता नहीं है, तो नोबेल प्राइज इनको जो मिला था वो पीस के लिए मिला था, मतलब शांति के लिए मिला था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है, याद रहेगा। अच्छा, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, एम एस स्वामीनाथन है। और एम एस स्वामीनाथन ने क्या किया था कि हाइब्रिड मैक्सिकन गेहूं की वैरायटी को इंडिया लाए थे। और 1966-67 में जो ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ, जहां इंडिया के पास 2 टाइम का खाना खाने का नहीं था, वहीं आपने देखा होगा कि अगले 10 सालों में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन के तैयार हो गया। हमने इतना प्रोडक्शन किया गेहूं का और बाद में चावल का कि हमने खुद का पेट तो भरा, फिर दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करना भी हमने स्टार्ट किया। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन का पावर है ना, फादर नहीं पावर है, जो आईसीआर के बिना ना हो पाता। मतलब आईसीआर सोचिए वो काउंसिल है जिसने वो करके दिखाया जो दूसरे और किसी कंट्री के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पा रहे थे। और फिर इसके बाद यदि मैं बात करूं आपसे, अच्छा मुझे एक बात बताइए स्टूडेंट, क्या एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया है? आराम से सोच के बताइएगा, क्या एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया है? अगर हाँ, तो कब दिया गया है? क्या रतन टाटा को भारत रत्न दिया गया है? हाँ, तो कब दिया गया है या नहीं दिया गया? थोड़ा सा दो चीजें जरा देख लीजिए, स्टूडेंट भारी कंफ्यूज होते हैं। एम एस स्वामीनाथन अब हमारे बीच नहीं है, 2023 में इनकी डेथ हो गई थी स्टूडेंट। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन बनेगा फूड सेफ्टी ऑफिसर में, तो एम एस स्वामीनाथन पे एक क्वेश्चन जरूर होगा, याद रहेगी ये चीज। तो क्या इनको भारत रत्न मिला है? आज ही देख लीजिएगा। हालांकि जैसे ही आप नेट पर डालेंगे, सब पहली वेबसाइट में इन्हीं के बारे में चीजें आएंगी। ग्रीन रेवोल्यूशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लस पॉइंट है, बिल्कुल सही कहा, 2024 का जो है हमने भारत रत्न दिया है। किसको? निश्चित रूप में
जो व्यक्ति हैं जिनका नाम है एम.एस. स्वामीनाथन। लेकिन याद रखिएगा इसमें रतन टाटा को अभी हमने भारत रत्न नहीं दिया, क्योंकि रतन टाटा की डेथ 24 में हुई है, तो थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के जरिए सबसे पहली बार मशीनरी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में। मशीनरी सिस्टम का मतलब क्या है कि भारत मतलब एग्रीकल्चर में या खेती में हम मशीनों का उपयोग करने लगे। जैसे इरिगेशन के लिए हम ट्यूबवेल यूज़ करने लगे, पंप यूज़ करने लगे, है ना, ट्रैक्टर यूज़ करने लगे, ट्रॉली यूज़ करने लगे, थ्रेसर यूज़ करेंगे। तो ये क्वेश्चन शर्मा सर का बोर्ड पूछता है आपसे कि एग्रीकल्चर में मशीनरी सिस्टम को कब इंडिया ने सबसे पहली बार यूज़ किया। आपको कहना है ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ जितनी भी मशीनरी है, चाहे वो सिंचाई के साधन हो, चाहे ट्रैक्टर हो, थ्रेसर हो, ट्यूबवेल हो, सारे ग्रीन रेवोल्यूशन के जरिए ही प्रमोट हुए थे। संकरित बीज, हाइब्रिड सीड, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था स्टूडेंट कि हाइब्रिड सीड या संकरित बीज जो हैं मैक्सिक, दरअसल में हुआ क्या था, एक बार सिर्फ सुन लीजिए। ये एक इंडियन गेहूं है, इसकी वैरायटी है ट्रिटिका मेस्टिबम। जो एम.एस. स्वामीनाथन है इस गेहूं की वैरायटी को, इस पौधे को अपने साथ अमेरिका ले गए थे। अमेरिका में रोक फेल्टर फोर्ड फाउंडेशन में एक व्यक्ति है जिसका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। उन्होंने भी गेहूं की एक दूसरी वैरायटी ली। मान लीजिए ये है दूसरी गेहूं की वैरायटी, ये दूसरी वैरायटी है, ये मैक्सिकन गेहूं है, ये इंडियन गेहूं है, ये मैक्सिकन गेहूं है। अब जो बोल रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। इंडियन गेहूं जो है, इस गेहूं का जो पुष्प होगा उसमें से पुंकेसर मतलब मेल पार्ट निकाल दिया, तो इस गेहूं के पास सिर्फ फीमेल पार्ट होगा। ये वाला गेहूं जो है, इसका जो है वो फीमेल पार्ट निकाल दिया, तो इसके पास सिर्फ मेल पार्ट होगा। तो अब इस गेहूं में मेल पार्ट है, मतलब इसके पुष्प में पुंकेसर है, यहाँ स्त्री केसर है इंडियन गेहूं के पास में। तो एक का मेल पार्ट और एक का फीमेल पार्ट, दोनों ही गेहूं की जातियां हैं, तो दोनों को हमने क्या कराया, पॉलिनेशन कराया, क्रॉस कराया। इसको कहते हैं संकरण। याद रहेगा ये चीज कि जब किसी प्लांट का या किसी प्लांट स्पीसीज में एक गैमीट हो, माफी चाहता हूं, एक जो हो जेंडर हो, तो जैसे यहाँ पर जो है फीमेल जेंडर है इंडियन गेहूं में, यहाँ मेल जेंडर है, और इनको क्रॉस कराया, तो इस तरह से जो चीज बनती है उसको हम कहते हैं हाइब्रिड सीड। लेकिन मैंने आपको कई बार सिखाया है, हरित क्रांति में सब बहुत बेहतर था। एक चीज जो हरित क्रांति को खा गई, या एक चीज जिसने हरित क्रांति पर नजर लगाई, वो था रसायनों का उपयोग। और रसायनों का इतना ज़्यादा उपयोग किया किसानों ने कि जिस वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी थी, भूमि की जो उर्वरता थी, वो लगातार क्या होती चली गई स्टूडेंट, वो लगातार गिरती चली गई, वो लगातार डिक्रीज होती चली गई। इसलिए तो हमको फिर रसायनों का उपयोग ना करके कम से कमतर उपयोग मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट होना पड़ा। कुछ लोग तो वकालत करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी केमिकल्स मतलब यूरिया डीएपी का यूज होता है, तो इसको भी छोड़ो, नेचुरल फार्मिंग की तरफ लौटो, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग में बिल्कुल भी नहीं यूज होते हैं रसायन। तो ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका था, बस मुझे जो मेन चीज समझानी थी कि आईसीएआर का सबसे बड़ा योगदान है हरित क्रांति को प्रमोट करना भारत में। अब जैसे ही मैं पेज पलटूंगा, पूरे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चनों को आपको प्रिपेयर करना है। आईसीआर आज के टाइम पे सिर्फ एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर एजुकेशन, एग्रीकल्चर पाठ्यक्रम, एग्रीकल्चर चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि एग्रीकल्चर का जो सहयोगी पार्ट है, जो प्राइमरी अर्थव्यवस्था का भी आधार है, पशुपालन और पशुधन को भी आगे बढ़ा रहा है। मतलब जब भी हम ये वर्ड यूज करते हैं ना कि इंडिया का जो इकोनॉमी है, स्पेशली प्राइमरी इकोनॉमी है, वो टोटल एग्रीकल्चर पे बेस है, तो एग्रीकल्चर के साथ साथ हम एक और वर्ड बोलते हैं जिसको कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है पशुपालन या पशुधन, और उसी में जो है मुर्गियों के लिए आ जाएगा कुक्कुट पालन, जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट पोल्ट्री फार्मिंग। तो जितने भी मुर्गी पालन हो गया, सुअर पालन हो गया, मछली पालन हो गया, है ना, मवेशी पालन हो गया, गाय भैंस, जितने भी बतख, चाहे जितने भी जानवरों का जिनका एग्रीकल्चर में हम यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे एनिमल हस्बेंड्री में आते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी रिसर्च करना, एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी स्टूडेंट को या बच्चों को सब्जेक्ट में कौन कौन सा पाठ्यक्रम होगा, ये सब आईसीआर ही करता है। अब सीधे मैं मुद्दे की तरफ चलता
चलता हूं जो मेरे लिए काम की बात है। आईसीआर का ये भी एक योगदान है, आईसीआर का ये भी एक कंट्रीब्यूशन है कि आईसीआर ने नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की है रतौना जिला सागर में। आप मुझे जल्दी से बताइए, रतौना सत्याग्रह क्या है? रतौना में एक सत्याग्रह हुआ था मध्य प्रदेश के, आज उसको आप देखेंगे क्या है, याद रखिएगा। तो यहां पर क्या है, गायों की ब्रीडिंग की जाती है, जो अच्छी नस्ल की गायें होती हैं वो मध्य प्रदेश के सागर के रतौना में वो उसके लिए इंस्टीट्यूट बनाया आईसीआर ने। इसी तरह से जो बेहतर किस्म के सांड होते हैं उनका जो सीमेन होता है, जो हष्ट पुष्ट सांड होते हैं जिनकी एग्रीकल्चर सिस्टम में कई बार माल ढोने में जरूरत पड़ती है, तो उच्च किस्म के जो गाय हैं, उच्च किस्म के जो बैल हैं, उनके उत्पादन के लिए या उनके प्रोडक्शन के लिए, उनके बर्थ के लिए सांड मतलब जो बैल होता है उसका सीमेन जो है वो इकट्ठा करना पड़ता है। तो एक जगह है जिसको हम कहते हैं नौनीर, जिला दतिया। तो नौनीर जिला दतिया में सीमेन सेंटर जो है एस्टेब्लिश किया गया है। तो इसमें क्या किया जाता है, जो ऑक्स होते हैं, जो बैल होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं, अच्छी किस्म के होते हैं, उनसे सीमेन सैंपल को ले लिया जाता है और फिर उनको गायों के अंदर इम्प्लांट करा के, जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या इसी को हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, तो जिसके जरिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट कि गायों को प्रेग्नेंट बनाते हैं। तो चूंकि गायों को प्रेग्नेंट बनाएंगे तो हम बैलों को कहाँ ढूंढते रहें, तो इससे अच्छा है कि बैलों से हम सीमेन सैंपल को पहले कलेक्ट करके रख लें, उसको द्रव नाइट्रोजन माध्यम में रखते हैं जिसको हम क्रायोजेनिक फ्लूइड कहते हैं, और फिर जरूरत पड़ने पर गायों के अंदर यूट्रस में हम इम्प्लांट कर देते हैं, जैसे ह्यूमंस में आईवीएफ होता है ना। तो ये याद रखिएगा। अब इसमें थोड़ी सी और भी बहुत सी चीजें हैं, जब मैं टेस्ट ट्यूब बेबी पढ़ाता हूं तब इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाता हूं। तो खैर अभी तो आप इतना बस समझ लीजिए कि गायों को प्रेग्नेंट बनाने के लिए जो हेल्दी ऑक्स होते हैं, बैल होते हैं, उनसे सीमेन सैंपल कलेक्ट करके इस माध्यम में रखे जाते हैं, द्रव नाइट्रोजन मीडियम में रखे जाते हैं। और द्रव नाइट्रोजन माध्यम में जब आप सीमेन सैंपल को रखते हैं तो उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, मतलब शुक्राणु के अंदर जो डीएनए होता है वो कभी खराब नहीं होता है, और जब चाहो आप तब उसको यूज कर सकते हो। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इस द्रव नाइट्रोजन को ही कई जगह पर या कई किताबों में क्वेश्चन पूछा गया है। इसे ही क्रायोजेनिक फ्लूइड कहते हैं, इसे ही क्रायोजेनिक द्रव कहते हैं। तो आप लोगों ने कभी ना कभी नाम सुना होगा क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी। तो क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी का मतलब है कि जब हम किसी भी चीज़ को, चाहे वो हाइड्रोजन गैस हो, चाहे ऑक्सीजन गैस हो, चाहे सीमेन सैंपल हो, अगर हम उसको बहुत कम टेम्परेचर पे रखते हैं, लगभग लगभग -253 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जब हम रखते हैं, तो जो जो चीज़ भी होती है उसका जेनेटिक मटीरियल का ह्रास या डिग्रेडेशन नहीं होता है। फिर पोल्ट्री स्टेट हम धार को बनाने की बात कर रहे हैं, डेयरी स्टेट जबलपुर को बनाने की बात कर रहे हैं, और पशु आहार संयंत्र कीरतपुर इटारसी में लगाने की बात हो रही हैं। और याद रखिएगा ये आईसीएआर ही करा रहा है सारी चीजें। तो ये बिल्कुल रिसेंट, बिल्कुल 2025 का डाटा है स्टूडेंट। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट एग्रीकल्चर को लेके बहुत परेशान हो रहे हैं। एमपी पीएससी एफएसओ का एग्जाम लेगा तो एमपी से रिलेटेड एग्रीकल्चर की न्यूज़ मिस नहीं करनी है आपको। एमपी से रिलेटेड एग्रीकल्चर की न्यूज़ आप पढ़ लो, आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, बिल्कुल अपने माइंड को सुकून में डाल दो। आप खुद देखना क्वेश्चन उसी में से आएगा, क्योंकि मुझे लगभग लगभग एमपी पीएससी को, हालांकि एफएसओ तो पहली बार होगा 17 साल में, है ना। तो एमपीपीएससी के जब मेंस के पेपर होते हैं, जैसे एमपीपीएससी मेंस पेपर 3 मैं डील करता हूं जो सबसे टफ पेपर है, तो मैं बहुत अच्छे से समझता हूं कि एमपीपीएससी का पेपर पैटर्न कैसा होता है। तो जनरली उसको एमपी से ज़्यादा लेना देना होता है। तो यदि आप एमपी के एग्रीकल्चर सिस्टम को पढ़ रहे हैं तो आप बिलीव करो, एग्रीकल्चर के अगर 10 क्वेश्चन होंगे तो आप देखेंगे 7 आपसे बन जाएंगे, अगर सिर्फ आपने एमपी का करंट अफेयर्स पढ़ा एग्रीकल्चर वाला। तो थोड़ा सा प्लीज आप इधर उधर थोड़ा सा, मतलब इंडिया लेवल का या इंटरनेशनल लेवल का एग्रीकल्चर रिसर्च की बजाय एमपी पर ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है प्लीज। इसी में अब चलते हैं स्टूडेंट हम सब्जेक्ट की तरफ। दरअसल में क्या है, नाबार्ड
और ICAR, ये दोनों के दोनों जो हैं संस्थान हैं। मतलब एक बैंक है स्टूडेंट, है ना, एक ये बैंक है, और जो ये है ये काउंसिल है ना, मतलब परिषद है। दोनों के दोनों एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, जैसा कि हमने देखा, और ये चीज आपको शायद समझ में भी आ गई होगी। अब शुरुआत होती है चैप्टर की। नाबार्ड और ICAR ने किसानों के लिए लाइवहुड मॉडल्स जो डेवलप किए हैं, मुख्य आजीविका मॉडल्स जो बताए हैं, अब उसको हमको पढ़ना है। मतलब यहां से हम कहां पर प्रवेश करते हैं, सब्जेक्ट में एंट्री लेते हैं स्टूडेंट, सब्जेक्ट में एंट्री लेते हैं। लेकिन कुछ भी हो, इसके पहले मैं एक बार बता दूं, मृत्युंजय सर थे, हालांकि मृत्युंजय सर अभी भी हैं। मृत्युंजय सर वो पर्सनैलिटी है जिसने पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज, है ना, पिगरीज, इनके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। तो आप लोग एक काम करिएगा, पहले आप उनकी रिसर्च देख लीजिएगा, उनके वीडियोस का एक बार कंटेंट जरूर देख लीजिएगा। आप पाएंगे कि कभी भी अगर एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री से, पिगरी से, है ना, कोई क्वेश्चन अगर बनेगा डेयरी से, तो आप देखेंगे इजीली आपसे बन जाएगा। और जब आप उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, मतलब आपके दिमाग में अब एक चीज क्लियर होना चाहिए कि एग्रीकल्चर सिस्टम का सिर्फ मतलब एग्रीकल्चर नहीं होता, बल्कि एनिमल हस्बेंड्री भी होता है, पशुपालन भी होता है, और पशुपालन में बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो कौन कौन से वो सोर्सेस हैं जिनसे किसानी करके, खेती करके आजीविका या लाइव लिवलीहुड जो है वो चल सकता है ना, उनको अब हम देखने वाले हैं। तो याद रखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर करके मुख्य आजीविका मॉडल्स कौन कौन से बन सकते हैं, नाबार्ड किस तरफ इशारा कर रहा है, ICAR किस तरफ इशारा कर रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की, कि नाबार्ड और ICAR के द्वारा मुख्य आजीविका मॉडल किसानों के लिए कौन कौन से हो सकते हैं। तो जैसे ही मैं पेज पलटूंगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने जो आपको दिख रहा है, ये इंटरव्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेशली कोष्ठी सर का बोर्ड और मेहरा सर का बोर्ड। और क्वेश्चन है, एकीकृत कृषि प्रणाली किसे कहते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम किसे कहते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है चार पांच चीजों को मर्ज कर देना। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मतलब होता है कि जब कभी खेती के साथ में, मेन तो खेती है, एग्रीकल्चर है, जब कभी खेती के साथ में डेयरी को ऐड कर दिया जाए। डेयरी का मतलब है पशु जो दूध वगैरह देते हैं। तो आपको अगर दूध देने वाले पशु मतलब गाय याद आ रही होगी, बकरी याद आ रही होगी, है ना, तो ये कहलाएगा पशुपालन। और स्पेशली जो गाय हैं, भैंस हैं, मिल्क प्रोडक्शन के लिए हम यूज करते हैं। बकरी जो है उसको भी मिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, और मीट वगैरह के लिए यूज करते हैं। इसी तरह से खेती के साथ साथ यदि आपको मांस चाहिए और अंडे चाहिए, दोनों प्रोटीन के सबसे रिचेस्ट सोर्स हैं, तो आप मुर्गी पालन कर सकते हैं। यदि आपको खेती के साथ में बेहतर प्रोटीन सोर्स चाहिए और साथ ही साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी चाहिए, कॉड लिवर ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, तो आप मत्स्य पालन कर लीजिए, फिशरीज पालन कर लीजिए, है ना। और ये सारी चीजें जो हैं, तो स्पेशली जब आप खेती करते हैं तो खेती में खाद की जरूरत पड़ती है। तो जो डेयरी होती है, मतलब गाय का गोबर हो गया, भैंस का गोबर हो गया, बकरी का एक्सट्रैक्ट हो गया, मतलब उसका जो स्टूल मल हो गया, इसी तरह से मुर्गियों की जो लीचेस होती हैं, मत्स्य की जो पॉटी वगैरह होती है, इन सब को आप क्या कर सकते हैं, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, उससे आप क्या बना सकते हो स्टूडेंट, खाद बना सकते हो, और वो भी ऑर्गेनिक मैन्योर बना सकते हो। मतलब कुल मिला के आपसे जो क्वेश्चन मैं अगर पूछ रहा हूं, उसका बिल्कुल परफेक्ट जवाब देना, एकीकृत कृषि प्रणाली, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कौन से अर्थव्यवस्था का आधार है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो है, ये प्राइमरी सेक्टर है इकोनॉमी का।
याद रहेगा ये चीज? तो यही क्वेश्चन है स्टूडेंट। और इसमें जब हम इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर सिस्टम बोल देते हैं तो एग्रीकल्चर के साथ में हम इन इन चीजों को ऐड करते हैं, और इन चीजों से जो रेसिड्यू बनता है, बचता है, उससे हम ऑर्गेनिक मैन्योर या जैविक खाद बना सकते हैं। ये कहलाया इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मीनिंग। अब खेती से संबंधित कुछ फैक्ट आपको पता हो चाहे नहीं पता हो, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। वेरी गुड बेटा रुचि, वेरी गुड, है ना, बहुत बढ़िया। तो जो एमपी है, एमपी में याद रखिएगा, एमपी में, एमपी जो है एमपी, वो पल्सेस प्रोडक्शन में नंबर 1 है। एमपी पल्सेस प्रोडक्शन में नंबर 1 है, दलहन उत्पादन में नंबर 1 है, और ये 2024 का डाटा है, आप लोगों ने देखा होगा। खाद्य उत्पादन में, ग्रेन्स के प्रोडक्शन में, खाद्य उत्पादन में एमपी का नंबर 2 है। ये भी आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा, 24 का ही डाटा है। और तिलहन, तिलहन का मतलब होता है कि वही जिनसे हमको ऑयल सीड ऑयल वगैरह मिलता है ना। तो जो तिलहन है उसमें एमपी की रैंकिंग 3rd है। तो टी से तिलहन और टी से 3rd। तो ये तीनों के तीनों आज के टाइम पे खेती से रिलेटेड पॉइंट हैं और एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अब देखो संध्या तत्काल फटाक से आंसर आया। बेटा बस मेरा यही कहना है कि आप एमपी का करंट अफेयर्स करते चले जाना, आप देख लेना, आपका पेपर राडार में रहेगा। और उसका बेनिफिट क्या मिलेगा बेटा? संध्या और रुचि और जितने एस्पिरेंट मेरे को सुन रहे हैं, जो पहला पेपर होगा ना आपका 50 नंबर का एमपी का, वहां पे आपको पता है कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के रहेंगे, वो तो टोटल एमपी के रहेंगे। 8 में से 7 या 6 तो आप ऐसे ही बना लोगे, मेरे को 101% बिलीव है। उसमें से आप देख लेना, आज का डेट रिकॉर्ड कर लो, एफएसओ का पेपर जब भी होगा 1, 2, 3 इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आना ही आना है, ये 3 डाटा में से। क्योंकि ये एमपी का बहुत बड़ा प्रमोशन हो गया नेशनल लेवल पर, कि हम पल्सेस के प्रोडक्शन में नंबर 1 हो गए, फूड ग्रेन में 2nd नंबर पे हैं, मतलब हमसे ठीक पहले यूपी बस है, और फिर तिलहन में 3rd नंबर है हम। ठीक है, ऐसा है। अब इसके बाद ये जो व्हाइट कलर में फैक्ट लिखे हैं, प्लीज इनको थोड़ा अच्छे से सुनिएगा। दुग्ध के उत्पादन में देश में 3रा स्थान है एमपी का, मतलब मिल्क प्रोडक्शन में भी एमपी का 3rd जो है वो नंबर है। ये 24 की बात है, 2024 का ही डाटा, मतलब ये जितने भी लिख रहा हूँ 2024 के डाटा है। और 2024 को जो मध्य प्रदेश सरकार है उसने गौ संरक्षण और संवर्धन वर्ष घोषित किया है। मतलब आप खुद देख लीजिए, एफएसओ का पेपर यदि बनेगा तो काऊ पे बेस पेपर बनना चाहिए, काऊ से क्वेश्चन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने 2024 को गौ मतलब काऊ कंजर्वेशन एंड प्रमोशन ईयर घोषित किया है। तो आपको गाय से रिलेटेड फैक्ट पढ़ने की, गाय को अघन्या कहते हैं ऋग्वैदिक काल में, शायद वैदिक काल में गाय को अघन्या कहते हैं जिसका वध न किया जाए। गाय जो है उसका साइंटिफिक नेम है बोस इंडिकस, है ना। गाय जो है वो अपने नथुनों से क्या निकालती है? मीथेन गैस निकालती है। तो इस तरह की चीजें याद रखिएगा। तो 24 जो है वो एमपी गवर्नमेंट ने काऊ के लिए रिजर्व किया है और 25 इंडस्ट्री के लिए रिजर्व किया है। ठीक है, ये देखिए बहुत बढ़िया संध्या बेटा, है ना। देश में सबसे ज्यादा पशुपालकों को किसान क्रेडिट स्वीकृत करने वाला, मैं कई बार आपको समझा रहा हूं, एग, एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ खेती नहीं होता, खेती के साथ साथ में पशुपालन भी होता है। तो जब भी हम पशुपालन की बात करते हैं तो जो लोग पशुपालन में इन्वॉल्व होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पशुपालक कहते हैं। तो जो पशुपालक हैं वो भी अब किसान क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं। और ये चीज उनको अपॉर्चुनिटी कौन देता? नाबार्ड। नाबार्ड जो है उसने पशुपालकों को किसान कार्ड अवेलेबल कराए हैं, और मध्य प्रदेश के पशुपालकों ने सबसे ज्यादा किसान कार्ड लेकर पूरे भारत में नंबर 1 जगह बनाई है। तो ये भी फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ये वाला फैक्ट कि देश में सबसे ज्यादा पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड, कोई मुझे बताएगा जल्दी से, किसान क्रेडिट कार्ड कब स्टार्ट हुआ है? कल मैंने पढ़ाया था आपको किसान क्रेडिट कार्ड कब स्टार्ट हुआ है। तो वही किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत करने वाला फर्स्ट स्टेट भी एमपी है। ये देखिए, बिल्कुल सही कहा। और ये फैक्ट भी आपको जरूर याद रखना है, ये फैक्ट भी आपको जरूर याद रखना है, बिल्कुल सही कहा 1996 कि पशुओं को टीकाकरण में देश में अव्वल राज्य भी एमपी है। मतलब जितने भी पशु हैं तो ज्यादातर पशुओं को इंजेक्शन लगा के कम्युनिकेबल डिसीज रोकने में एमपी जो है वो फर्स्ट स्टेट है। तो मतलब आप समझ रहे हैं स्टूडेंट, मैंने जो फैक्ट देखिए निकाले, करंट निकाले, वो किससे निकाले हैं? बिल्कुल रिसेंट से निकाले हैं। तो इसलिए अगर आप क्लास में एक बार रहेंगे ना तो एक आइडिया आपको मिल जाएगा। जैसे आज मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क यहाँ दे दे रहा हूँ, आपको आज उस होमवर्क को करना है। आप देखेंगे ये क्वेश्चन जो है, मतलब जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ये अलग है लेकिन आपको जरूर मिल जाएगा। आपने कभी ना कभी सतत विकास लक्ष्य पढ़े होंगे स्टूडेंट, एसडीजी पढ़ा होगा। आपको मुझे बताना है एसडीजी जो है, मतलब एसडीजी के टोटल 17 गोल हैं और 2030 तक दुनिया को हम बेहतर बना लेंगे यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग। इसलिए एसडीजी गोल 2015 से स्टार्ट हुए और 2030 तक उन लक्ष्यों को, 17 लक्ष्यों को लेकर हमको क्या करना है? बेहतर करना है। याद रखिएगा 2047 तो भारत को विकसित कराने वाला जो टाइम पीरियड है, विकसित भारत विकसित हो, एमपी विकसित हो, लेकिन एसडीजी गोल के जरिए 2030 में हम एक बेहतर वर्ल्ड बनने की तरफ जा रहे हैं। तो आपको मुझे बताना है किस एसडीजी गोल में एग्रीकल्चर आता है, किस एसडीजी गोल में एग्रीकल्चर आता है। यह आपके लिए होमवर्क रहा। लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि एसडीजी 1 में गरीबी है, मतलब प्रूवर्टी है। एसडीजी 2 में भुखमरी है, मतलब जीरो हंगर है। अब आपको जो तैयार करना है स्टूडेंट, एसडीजी 3 में क्या है, एसडीजी 4 में क्या है, एसडीजी 5 में क्या है और एसडीजी 6 में क्या है। ये आपके लिए होमवर्क है। मैं ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन आप कल देंगे, धीरे धीरे याद करते चलिए। और इसमें 2024 के हिसाब से नहीं संध्या बेटा, 3 में एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन 3 में नहीं है। अच्छे से देखना, 3 में एजुकेशन है क्या कि 4th में एजुकेशन है? होमवर्क दिया है। जेंडर इक्वलिटी किस में है, लैंगिक समानता किस में है? 5 में है। ठीक है, श्योर है? चलो एक बार मैं भी कंफर्म कर लेता भाई। एस डी जी गोल, ठीक है, देख लेते हैं अपन। हाँ, नहीं रे बेटा, कहाँ ग्लोबल हंगर इंडेक्स पहुंच गई तुम? हाँ रुचि, एक बार फिर से देखो। फर्स्ट बता दिया मैंने क्या है, फर्स्ट में गरीबी है। अब कभी गलती नहीं करना, ठीक है? दूसरा नंबर, फिर भूखमरी है, मतलब जीरो हंगर। अब देखो जो चीज बोल रहा था, ये देखो अब संजय ने निकाला स्टेटमेंट, संजय ने निकाला। बेटा रुचि आप गलत डायरेक्शन में चले गए। मैं पूछ रहा हूँ एसडीजी, एसडीजी सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आप फूड सेफ्टी इंडेक्स में पहुंच गए। तीसरे नंबर पर जो है वो है हेल्थ एंड हाइजीन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ये है तीसरे नंबर पर। देखो कितने लोगों ने गलत बोला था, चलो जल्दी से सॉरी बोलो। 3 में हेल्थ एंड हाइजीन है, वही तो मैंने कहा कंफ्यूज कर रहे हो यार तुम लोग, हाँ? 4th नंबर में है स्टूडेंट एजुकेशन, 4 नंबर में है शिक्षा। इसको तुम्हें याद रखना है लाइफ लॉन्ग। ये एजुकेशन जो है वो, कोई बात नहीं,
अब ये चीज याद कर लेना, इसमें से भी एक क्वेश्चन तुम देखना फूड सेफ्टी ऑफिसर में, एक क्वेश्चन यहीं से होगा, इसमें से होगा। और आज के टाइम पीरियड में क्या पुरुष आयोग बनना चाहिए? वो एक मामला बड़ा चल रहा है, सोनम रघुवंशी, उसकी वजह से इंदौर जो है उसको बड़ी दिक्कत और परेशानी झेलनी पड़ी इंटरनेशनल वर्ल्ड में, है ना। हम लोगों ने जो बड़ा मुश्किल से मकाम सेट किया स्वच्छता के क्षेत्र में, है ना, आइडियोलॉजी के क्षेत्र में, पूरी धज्जियां उड़ा के रख दी उस लेडी ने। तो क्या पुरुष आयोग बनना चाहिए? तो हाँ, पुरुष आयोग बनना ही बनना चाहिए, क्योंकि एसडीजी गोल नंबर 5 चीख चीख के कह रहा है कि मेल इज इक्वल्स टू फीमेल, राधा बराबर है कृष्ण के, मतलब जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता की बात एसडीजी गोल 5 कर रहा है। तो महिलाओं के लिए यदि महिला आयोग है, अगर उनको परेशान किया जाता है, तो फिर जेंट्स के लिए पुरुष आयोग क्यों नहीं होना चाहिए? और केवल पुरुष के लिए नहीं, हर उस व्यक्तित्व के लिए जो प्रताड़ित है, जो अपने को परेशान महसूस करे, उसके लिए गवर्नमेंट उनके लिए रिस्पेक्टेबल आयोग बनाए। ठीक है, कोई बात नहीं। और फिर लास्ट में आता है नंबर 6, बस मैं यहीं तक रहने देता हूं। नंबर 6 में है जल, और एक और है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, जल, है ना, ये चीज आ जाएगा 6 में, स्वच्छ जल। लो, आज सिर्फ यहीं तक रहने देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आपको मुझे बताना है कि जो कृषि है वो कहां दिखाई दे रही है, कौन से एसडीजी गोल में, कौन से एसडीजी गोल में कृषि है? तो आप आराम से बताना, कल बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो पहला हमने कौन सा मॉडल देख लिया कि जो नाबार्ड है और आईसीआर है वो एकीकृत कृषि प्रणाली की तरफ जो है लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। ये है एकीकृत कृषि प्रणाली, मतलब खेती के अलावा आप पशुपालन को बढ़ावा दें, तो ऐसा कर सकते हैं। और पशुपालन में भी देखिए कितने सारे सेगमेंट कर दिए हैं। ठीक है, चलो अब सेकंड नंबर पे चलते हैं कि हाई वैल्यू क्रॉप प्रोडक्शन। अब ये हाई वैल्यू क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब क्या है? यहाँ हाई वैल्यू क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जो मसाले होते हैं, स्पाइसेस होते हैं। अच्छा, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, मसालों के उत्पादन में भी 2023-24 में एमपी नंबर 1 रहा, एमपी नंबर 1 है मसालों के उत्पादन में भी। और आप लोग जो एमपी गवर्नमेंट की साइट है, जब आप उसे खोल के देखेंगे तो शायद 7 से 8 मसाले हैं जिनमें एमपी नंबर 1 बना है। तो वो जो 8 मसाले हैं, जैसे दालचीनी हो गया, है ना, काली मिर्च तो नहीं है उसमें, कुछ और भी हैं, टोटल 8 मसाले हैं। उनके वैज्ञानिक नाम आप याद कर लेंगे, उनके वैज्ञानिक नाम आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक और होमवर्क हो गया कि जो एमपी मसालों में नंबर 1 रहा 23 और 24 में, तो आपको क्या करना है, उन मसालों का गवर्नमेंट की वेबसाइट में इजीली मिल जाएगा, उनके वैज्ञानिक नाम याद होने चाहिए। इसी तरह से जो मेडिसिनल प्लांट है, जैसे तुलसी हो गया, सर्पगंधा हो गया, है ना, इस तरह के जो प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट हैं, इनको भी दरअसल में ग्रो अप कराने के लिए बोला जा रहा है। फल और सब्जियां आदि उगाकर बाजार में आप बेहतर दाम पा सकते हैं। तो नाबार्ड का कहना है और आईसीआर का कहना है कि जिनको एग्रीकल्चर नहीं करना, तो वो कि ट्रेडिशनल तरीका, परंपरागत तरीका, तो कुछ लोग यहाँ की तरफ भी शिफ्ट हो जाओ, मत उगाओ गेहूं चावल मोटा अनाज, मत करो, है ना, एनिमल हस्बेंड्री, इधर की तरफ आ जाओ आप। हाई वैल्यू जो फसल हैं, जो ज़्यादा दाम देने वाली फसलें हैं, उनको यूज़ करो। तो आज के टाइम पीरियड पे ये मसाले और औषधीय पौधे, इनकी भारी डिमांड है। क्यों? क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पूरी तरह से इसी पे बेस है, आयुर्वेदा इंडस्ट्री पूरी तरह से इसी पे बेस है, इस वजह से। अब औषधीय पौधों के उत्पादन में एमपी नंबर 1 है, फूल उत्पादन में एमपी नंबर 3 है, फलों के उत्पादन में एमपी का नंबर 7 है। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। संजय निकाल लिया तुमने एग्रीकल्चर का, हाँ, बहुत बढ़िया, खुश रहो, हमेशा खुश रहो।
हाँ, तो ये देखिए मैंने फिर इसी से संबंधित दो तीन चीजें लिखी। मसाला उत्पादन में देश में प्रथम कौन है भैया? एमपी है। ये एमपी पहला है। फिर बागवानी उत्पादन में स्थायी खपत उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना, ठीक है, बढ़िया। फिर है बागवानी उत्पादन में गिरावट हुई है। अच्छे से देख लो, बागवानी का मतलब है हॉर्टिकल्चर। ये हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है जिसमें ये चीजें आती हैं, ये दोनों चीजें जो हैं ये हॉर्टिकल्चर में आती हैं। तो इसमें गिरावट दर्ज हुई है, और गिरावट ज्यादा की दर्ज नहीं हुई है, 2 मिलियन टन की गिरावट दर्ज हुई है कि 23-24 में इतना मिलियन टन था, और निश्चित रूप में अभी है ना तो बहुत कम। तो इसमें आप देखिए बागवानी उत्पादन में गिरावट दर्ज हुई है, तो थोड़ा सा ये करंट वाली चीज है, इसको आप देखोगे तो आपसे बन जाएगा। जो लोग इस तरह का व्यापार व्यवसाय नहीं करना चाहते हैं, वो लोग फ्लावर और नर्सरी बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, इनको अपना सकते हैं। और नर्सरी और पुष्प यदि बिजनेस को आपको करना है तो इसका मतलब है कि आपको जिस खाद की सबसे ज्यादा जरूरत होगी उसका नाम है वर्मी कंपोस्टिंग। आया हुआ क्वेश्चन है। तो वर्मी कंपोस्टिंग दरअसल में खाद जो है उसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, फूलों की खेती, पौधों की, मतलब कुल मिला के इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये जो चैप्टर है ना स्टूडेंट, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट यही बता रही है कि आप कौन कौन से तरीकों से खेती को ध्यान में रख के आजीविका चला सकते हैं। तो 3 मॉडल हमने देख लिए। पहला मॉडल देखा कि एकीकृत कृषि प्रणाली, जिसमें खेती के साथ पशुपालन को सम्मिलित कर लिया जाए। दूसरी चीज हमने देखी कि जो हाई वैल्यू फसल्स हैं, मतलब जिनका मार्केट में डिमांड बहुत हाई है, पैसे भी बहुत जल्दी मिल जाते हैं और बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। और तीसरा बड़ा ट्रेडिशनल तरीका कि वही बागवानी वगैरह जो है फ्लावर और जो नर्सरी बिजनेस है उसको हम कर सकते हैं। आज के समय पे मध्य प्रदेश सरकार ने एक नई चीज उठाई है स्टूडेंट, कि वो क्या करना चाहती है, मशरूम प्रोडक्शन करना चाहती है। और मशरूम की जिस किस्म को मध्य प्रदेश सरकार उगाने के लिए किसानों को कह रही है, 45 दिनों में तैयार हो जाता है मशरूम, 10 बाय 10 के कमरे में तैयार हो जाता है मशरूम। सिर्फ और सिर्फ भूसा, मतलब वही जो जिसको आप लोग बोलते हो कि वेस्ट रेसिड्यू एग्रीकल्चर का, उसकी हेल्प से थोड़ा सा मॉइस्चर बस डाल दो तो ये तैयार हो जाता है। तो जो मशरूम की दो कैटेगरी है जिनको ज्यादा से ज्यादा लोग उगाते हैं, पहला है बटन मशरूम, इसी को कहते हैं एगेरिकस एगेरिकस बाइस्पोरस। तो एगेरिकस बाइस्पोरस, ये लास्ट टाइम का शायद क्वेश्चन है ना, कि बटन मशरूम जिसको भारत में या मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा दुकानों पे रखा होता मशरूम, ये वही है बटन मशरूम। इसी को प्रमोट करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार किसानों को बोल रही है। तो बड़े आराम से आप घर में ग्रो कर सकते हो इसको। और नॉर्मल टेम्परेचर पर देखिए 16 to 25 टेम्परेचर पर ये ग्रो हो जाता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने ऐड कर दिया। और मशरूम की दूसरी प्रजाति या दूसरी स्पीसीज जो है जिसको भी हम ऐड कर सकते हैं, ऑयस्टर। और ललिता बिल्कुल सही कहा बेटा, 70% प्रोटीन होता है मशरूम में। क्या ललिता सही बोल रहे हो बेटा आप? मशरूम में कितना परसेंट प्रोटीन होता है एक बार उसको चेक कर लेना। सबसे ज्यादा 70% प्रोटीन होता है स्पाइरुलिना में, 70%। फिर 65% प्रोटीन होता है क्लोरेला में, जिसको हम स्पेस फूड कहते हैं। फिर 55% प्रोटीन होता है मशरूम में। ये है बेटा सही। अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, है ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है, मशरूम भी उगाओ। मतलब आप मेरी बात समझ रहे हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ो तो आपके न्यूज़पेपर में यदि मशरूम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है मतलब इंपॉर्टेंट हो गया। आप न्यूज़पेपर खोलो और यदि किसी फूलों की खेती करने के लिए गवर्नमेंट कह रही है मतलब इंपॉर्टेंट हो गया। आप न्यूज़पेपर पढ़ो, किसी मसाले का जिक्र हो गया मतलब इंपॉर्टेंट हो गया। मतलब आपको जब तक अपना सिलेबस याद नहीं होगा, जब तक आपको अपना सिलेबस पता नहीं होगा, आप न्यूज़पेपर में से पता ही नहीं कर पाओगे कि कौन से काम की चीज़ें और कौन से काम की चीज़ें नहीं हैं। तो इसलिए जैसे अभी नोटिफिकेशन नहीं दिया गवर्नमेंट ने, है ना, तो आप लोग एक बार अपने सिलेबस को कम से कम आंखों से गुजार तो ले रहे हो कि भाई इस चैप्टर में
जैसे ये एक चैप्टर है, ये चैप्टर है कि नाबार्ड और आईसीआर द्वारा मुख्य आजीविका मॉडल्स क्या हैं। तो एटलीस्ट एक चीज तो आपको पता चल गई कि अच्छा अच्छा, इसमें ये एग्रीकल्चर के साथ में एनिमल हस्बेंड्री आएगी। तो अब मान लीजिए न्यूज़पेपर में कल आप पढ़ते हो कि गवर्नमेंट कुक्कुट पालन के लिए किसानों को अलग से क्या देने वाली है, जो है कॉस्ट देने वाली है, तो आपके लिए वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये देखना, आप जितने लोग भी लेक्चर अटेंड कर रहे हो ना, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि आपका दिल रखने के लिए, आपको हमेशा फायदा मिलेगा। आपको नॉर्मल पर्सन से जो तैयारी करेंगे, आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि अपन ने कभी क्लास ब्रेक होने नहीं दी है। मतलब ऐसा नहीं लगा होगा आपको कि बिल्कुल अपन ने टाइम पास वाली चीजें करी हैं। बिल्कुल आपके को ध्यान में रखे हुए कि जैसे छोटे भाई और बहन होते मेरे, है ना, और वो अगर इस दुविधा में फंस जाते कि आप क्या करें, इसलिए हमने क्लास की क्वालिटी बिल्कुल नहीं गिराई। हमने बिल्कुल वैसे ही लेके चला जैसे। ललिता, वर्मी कंपोस्टिंग खाद का मतलब होता है बेटा ऐसी खाद जो केंचुओं के द्वारा तैयार कराई जाती है। और केंचुओं द्वारा तैयार खाद के लिए जो है वो सबसे बेहतर जगह, कि अगर आपने केंचुओं वाली खाद तैयार कर ली तो कहाँ यूज करोगे, जहां बागवानी होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्मी कंपोस्टिंग खाद की सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ होती है, खेतों में या फिर नर्सरी में, तो नर्सरी टिक करके आना है आपको, याद रहेगा ये चीज, ऐसा है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। अब देखो एक नई चीज बताता हूं आपको। गवर्नमेंट कह रही है कि आप मधुमक्खी पालन भी कर लीजिए। मधुमक्खी पालन से क्या होगा, मधुमक्खी पालन से शहद का उत्पादन होगा। शहद का मतलब क्या होता है बेटा जी, शहद का मतलब होता है हनी। और शहद में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है। या शहद की जो स्वीटनेस है, शहद की जो मिठास है, वो किसकी वजह से होती है, फ्रक्टोज की वजह से होती है ना। लेकिन आपने सुना होगा मधुमक्खियां पॉलिनेशन करने में हेल्प करती हैं, परागण को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाती हैं। और इसी परागण की वजह से जो है, ध्यान से सुनिएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना है, अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना है, जिन्होंने ई बराबर एम सी स्क्वायर इक्वेशन दी थी, इन्होंने कहा था कि यदि मधुमक्खियां संसार की मर जाएं और सेल फोन के यूज की वजह से, मोबाइल फोन यूज की वजह से, ये मोबाइल फोन के यूज की वजह से मधुमक्खियां जो हैं वो लगातार उनके नंबर में गिरावट दर्ज हो रही है। तो मधुमक्खियां क्या करती हैं, पॉलिनेशन करती हैं। मतलब मधुमक्खियां क्या करती हैं, परागण करती हैं। इस प्रक्रिया को अंजाम देती हैं मधुमक्खियां। तो परागण में क्या होता है कि मधुमक्खियां जब किसी फूल पर बैठती हैं तो उसके पराग कणों को दूसरे किसी जाति या दूसरी किसी प्रजाति के पुष्प के ऊपर बैठती हैं, तो फिर वही परागकण जो मधुमक्खियों के पैरों द्वारा दूसरे पुष्प के फीमेल पार्ट पे पहुंचता है, और फीमेल पार्ट से होता हुआ, अच्छे से सुन लीजिएगा, फीमेल पार्ट से होता हुआ यदि इस चीज को फ्यूज करता है पॉलन ग्रेन। परागकण का मतलब होता है पॉलन ग्रेन। तो यदि पॉलन ग्रेन अंडाशय को, मतलब ओवरी को फ्यूज करता है, तो याद रखिएगा फ्रूट बनता है, मतलब फल बनता है। और यदि पॉलन ग्रेन बीजांड को फ्यूज करता है, मतलब ओव्यूल को फ्यूज करता है, तो सीड बनता है। और सीड से ही क्या बनता है, प्लांट बनता है। सीड से ही क्या बनता है, पौधा बनता है। तो यदि इस दुनिया से मधुमक्खियां समाप्त हो गईं, अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन कह रहे हैं कि यदि मधुमक्खियां समाप्त हुई तो संसार समाप्त हो जाएगा। अब इतना बड़ा स्टेटमेंट के बीच में साइंस क्या है, तो यही चीज स्टूडेंट, कि संसार इसलिए समाप्त हो जाएगा क्योंकि प्लांट समाप्त हो जाएंगे। प्लांट इसलिए समाप्त हो जाएंगे क्योंकि मधुमक्खियां जो पॉलिनेशन करती हैं, उस प्रोसेस में पॉलन ग्रेन जो है, अगर मधुमक्खियां खत्म तो पॉलन ग्रेन जो है वो इसको बीजांड को फ्यूज ही नहीं कर पाएंगे, ओव्यूल को फ्यूज ही नहीं कर पाएंगे, तो सीड नहीं बनेगा।
और यदि सीड नहीं बना तो इसका सीधा मतलब है कि प्लांट नहीं क्या होगा, ग्रो होगा। ये है कहानी, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि मधुमक्खियां कौन सा कार्य करती हैं, और चार ऑप्शन में अगर शहद का प्रोडक्शन ना हो तो आप क्या सही करके आओगे कि पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं, परागण में हेल्प करती हैं, सीड फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। और अब कोई आपसे लाइफ में कभी भी पूछे कि बताइए फल कैसे बनता है और सीड कैसे बनता है, तो आपको ये दो वर्ड याद रखने हैं कि यदि पॉलन ग्रेन, यदि परागकण बीजांड को फ्यूज करता है तो सीड बनता है, और यदि पॉलन ग्रेन ओवरी को फ्यूज करता है तो जिसे आप फ्रूट कह रहे हो इसी को कहते हैं सत्य फल। आपने पढ़ा होगा ना कभी सत्य फल, यही है सत्य फल की डेफिनेशन कि इफ द पॉलन ग्रेन हिट्स ओवरी तो बनेगा ट्रू फ्रूट, बन जाएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एक बार प्लीज मुझे बता दो कि क्यों अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि यदि मधुमक्खियां इस दुनिया से समाप्त हो जाएं तो संसार समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो एक और तरीका क्या है हमारे पास में कि हम मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। तो मधुमक्खी पालन से शहद तो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, एक चीज और याद रखिए, शहद के साथ साथ में मोम भी मिलता है, और मोम की एक वैरायटी होती है कार्नोबा वैक्स। मोम को वैक्स बोलते हैं, और कार्नोबा वैक्स का उपयोग किया जाता लिपस्टिक बनाने में। याद रहेगा ये चीज? तो अगर कोई आपसे पूछे कि मधुमक्खी पालन से क्या उत्पन्न होता है, तो मधुमक्खी पालन से मधुमक्खियों के छत्ते से मोम भी निकलता है, और उस मोम का स्पेशली नाम है कार्नोबा वैक्स, और कार्नोबा वैक्स से लिपस्टिक बनाई जाती है। आपने देखा होगा लिपस्टिक में जो ग्लो रहता है कि आप लिपस्टिक को लगाते हैं तो वो दिन भर चल जाती है, तो जिस वजह से वो एक्टिवनेस रहती है कि फ्रेशीनेस रहती है आपकी लिप्स, अब मेरी नहीं मतलब आप लोग की लिप्स स्पेशली गर्ल्स, तो वो इस वजह से रहता है क्योंकि उनके पास है कार्नोबा वैक्स। उसकी वजह से जो है वो लॉन्ग लास्टिंग जो है वो वर्किंग होती है इनकी। और अब सबसे लास्ट में, यदि मुझे मधुमक्खी पालना है तो मैं कौन सी मधुमक्खियों की स्पीसीज का सहारा लूं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सबसे बेस्ट क्वालिटी की है, एपिस फ्लोरिया। ये मिल जाए तो जल्दी जल्दी शहद बनेगा। ये ना मिल पाए तो फिर एपिस डॉर्सेटा ये मिलनी चाहिए आपको, ये सेकंड क्वालिटी बेस्ट वाली है। और अगर ये दोनों नहीं मिल रही हैं तो फिर आपको इंडियन में एपिस सेरेना इंडिका लेनी पड़ेगी, जिसको एपिस इंडिका बोलते हैं। तो मधुमक्खियों की तीन वैरायटी जो हैं ये आपको बेहतर या ज्यादा से ज्यादा हनी और वैक्स जनरेट करके दे सकती हैं। नाम देख लीजिए, एपिस फ्लोरिया, एपिस डॉर्सेटा, एपिस सेरेना इंडिका। याद रहेगा ये चीज? ये है कहानी स्टूडेंट। मतलब मधुमक्खी, मशरूम, पशुपालन से संबंधित कुछ भी न्यूज़पेपर में देखो वो उसका नोट्स बन जाना चाहिए, वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ये कुछ और भी हैं अलग से, इनको थोड़ा सा देख लो। वैल्यू एडिशन एंड प्रोसेसिंग। वैल्यू एडिशन एंड प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? जैसे हिंदुस्तान में ग्रेन्स बहुत ज़्यादा होता है, हमारे यहाँ क्या बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट? गेहूं बहुत ज़्यादा होता है और चावल बहुत ज़्यादा होता है हिंदुस्तान में, मतलब इंडिया में। गेहूं और चावल रखा रखा सड़ सकता है, तो कैसे उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाए? और गेहूं चावल प्रति किलो जो है वो कितना रुपए होगा? 10 रुपए, 12 रुपए किसानों से खरीदते हैं, है ना? तो यदि आप गेहूं और चावल जो किसानों से 10 और 12 रुपए में खरीदा जाता है, लेकिन 1 किलो आटा, 1 किलो आटा कितने रुपए का बिकता है स्टूडेंट? 30 से 40 रुपए का बिकता है। तो बस यही चीज कि गेहूं, यदि किसान ही खुद क्या करें, अपने घरों में आटा चक्की लगा लें। और कल ही का न्यूज़पेपर मैंने देखा, मध्य प्रदेश सरकार सोलर आटा चक्की लगाने के लिए फॉर्म इनवाइट कर रही है। आज की डेट से फॉर्म शुरू हो जाएंगे। तो मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि जो किसान घरों में गेहूं उगाते हैं वही अपने घर में सोलर आटा चक्की रख लें। आज से फॉर्म मिलने शुरू हो जाएंगे, एमपी ऑनलाइन में जाके सर्च करना। तो वो आटा चक्की की हेल्प से, वो भी सोलर आटा चक्की, क्यों? क्योंकि कार्बन इमिशन कम होगा। तो आटा चक्की की हेल्प से क्या बनेगा स्टूडेंट?
आटा बनेगा, बढ़िया आटे को बोरियों में पैक कीजिए, अपना ब्रांड नेम डालिए और मार्केट में सेल कर दीजिए। ये चाह रही है गवर्नमेंट अब। इसको कहते हैं, गेहूं से यदि आपने आटा बनाया, मतलब गेहूं को प्रोसेस किया, गेहूं से आपने आटा बनाया, आटे से सेवइयां बना ली, इसको भी कहते हैं आपने प्रोसेस किया। गेहूं से आप ब्रेड बना रहे हैं, मतलब प्रोसेस करना। इसी तरह से चावल का भी आटा बनाया जा सकता है, मल्टीपल चीजें बनाई जा सकती हैं, है ना। इसी तरह से फल और सब्जियां सड़ सकती हैं। तो आजकल जो बिजनेस बड़ा चल रहा है कि जो फल और सब्जियां जल्दी सड़ जाती हैं क्योंकि उनमें वाटर का पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो फल और सब्जियों को आप कट कीजिए, उनको सुखा लीजिए और ड्राई वेजिटेबल और ड्राई फ्रूट को आप मार्केट में सेल कीजिए अपना ब्रांड नेम देके। मतलब कुल मिला के गवर्नमेंट क्या कर रही है, अनाज फल सब्जियों को प्रोसेस कराने के तरीकों पर बात कर रही है। जैसे जो फल सब्जियां सड़ जाती हैं तो जैम, अचार, पापड़ बना सकते हैं, आटे के जरिए पापड़ बनाए जा सकते हैं, मूंगफली निकलती है उसमें से तेल निकाला जा सकता है। तो ये है स्टूडेंट, इसको वैल्यू एडिशन एंड प्रोसेसिंग कहते हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण जो है ये भी किया जा सकता है। एमपीपीएससी में पूरा एक चैप्टर था पहले प्रीलिम्स में, अब उसको हटा दिया गया है। और सबसे लास्ट में है कृषि आधारित लघु उद्योग, जैसे मिनी राइस मिल। जैसे मान लीजिए मैं किसान हूं, मेरे यहाँ चावल बहुत होता है, तो जैसे मेरे यहाँ यदि गेहूं हो रहा था तो मैं आटा चक्की लगा लिया और आटे को क्या किया मैंने, बढ़िया मार्केट में सेल आउट करना शुरू किया। अब मान लीजिए मैं चावल का किसान हूं, मेरे पास चावल होता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, घर में ही मिनी राइस मिल लगा सकता हूँ। मेरे घरों में गाय और भैंस का नंबर ज्यादा है तो मैं डेयरी यूनिट बना सकता हूँ, आटा चक्की लगा सकता हूं, जैसे मैंने अभी अभी बताया। मसाले का प्रोडक्शन जहां जहां भी मध्य प्रदेश में ज्यादा हुआ, वो लोग मसाला ग्राइंडिंग कर सकते हैं, मसालों को पीस सकते हैं, पैकेट में भर सकते हैं, मार्केट में उतार सकते हैं। बस फसाई से रजिस्ट्रेशन ले लो खाद्य पदार्थों के लिए। इसे कहते हैं कृषि आधारित लघु उद्योग। याद रहेगा ये चीज। तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, स्पेलिंग गलत होगी आप सही कर लेना। तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया अगर अगर मिलता है आपको, इंडिया का सर्वे या एमपी का सर्वे, तो आप देखना उसमें आपको ये सब मिलेगा, ये सब चीजें मिलेंगी आपको जितनी मैंने पढ़ाई, ये सब चीजें मिलेंगी आपको। और एक चीज आपके लिए जो मैं, आप परेशान ना हो, ये कुछ 3 क्वेश्चन मैंने ऐसे निकाले हैं स्टूडेंट, ये इंग्लिश नहीं कर पाए इसको आप छोड़ दीजिए। ये 3 क्वेश्चन, जैसे आप एमपीपीएससी का पेपर देने जाएंगे, मतलब एमपीपीएससी ही फूड सेफ्टी ऑफिसर की क्या ले रहा है, एग्जाम लेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि एमपीपीएससी मतलब पीएससी डे कब मनाते हैं। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। इसी तरह से अभी कल का न्यूज़पेपर मैंने देखा कि मूंग और उड़द पे मध्य प्रदेश सरकार एमएसपी दे रही है, किसानों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, एमएसपी भी दे रही है। तो मूंग और उड़द की आपको वैरायटी पता होनी चाहिए। तो कल मैं एक खबर देख रहा था जिसमें मूंग को जल्दी पकाने के लिए एक, ये एक केमिकल है जिसको किसान यूज कर रहे हैं ताकि एक साल में 3-3 4-4 बार मूंग को प्रोडक्शन लिया जा सके। तो मूंग को जल्दी पकाने के लिए पैराक्वाट नाम का हर्बिसाइड एक रसायन है जिसको यूज किया जा रहा है। इसकी वजह से फसल जल्दी तो पक जाती है लेकिन जहरीली हो जाती है, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था कि जितने भी केमिकल होते हैं वो सब जहरीले प्रकृति के होते हैं। तो जैसे ही आप पैराक्वाट से पकी हुई मूंग खाते हैं आपके बॉडी में दिक्कत और परेशानी शुरू हो जाती है। तो मध्य प्रदेश सरकार अभी कुछ समय बाद देखिएगा वो साफ साफ मना करेगी किसानों को, ऐसी मूंग हमको नहीं चाहिए जो इस तरीके से पकी हो। या पैराक्वाट यदि मूंग में मिलता है तो उन मशीनों को, मतलब सॉरी उन मूंग को गवर्नमेंट क्या कर देगी, किसानों को वापस भी कर सकती है। तो ये एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, इसको थोड़ा मतलब थोड़ी सी देख रहे हैं आप, यूनिक चीज है। मैंने जैसे ये बताया पीएससी डे कब मनाते हैं, तो आप बोलोगे सर थोड़ा सब्जेक्ट से हटे, तो आपको थोड़ा 360 ऐसा भी सोचते रहना है। इसलिए मेरा साथ बिल्कुल मत छोड़ना, आपको लास्ट लास्ट तक मैं काम आऊंगा। और मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसे करते चलना, बहुत आराम से 120 में से एक आपकी पोस्ट है भाई। अब जैसे ये देखो, मध्य प्रदेश सरकार ने बांस दिवस घोषित किया है 3 जुलाई को, महुआ दिवस घोषित किया है 11 जुलाई को, और राष्ट्रीय कृषक आयोग 2004 में बना था,
पहले अध्यक्ष थे MS स्वामीनाथन, जिनकी डेथ हो गई 23 में। 23 में क्या हो गई है, इनकी डेथ हो गई है। और इनको 24 में क्या मिलता है स्टूडेंट, भारत रत्न मिलता है। तो ये देखिए MS स्वामीनाथन से लेटेस्ट क्वेश्चन है कि नहीं है, कि राष्ट्रीय कृषक आयोग कब बना, 2004 में बना। बस ऐसा पढ़ना है आपको। और लास्ट में जाते जाते आपकी समस्या का सॉल्यूशन, अभी जाने से पहले ये PDF में अब ऐड करा के जाऊंगा। जैसे कल मैंने बोली थी एक नाबार्ड वाली PDF, वो देखिएगा यूनिट 5 में पढ़ा रहा हूं, तो वहीं नाबार्ड के नाम से मैंने एक फोल्डर बना दिया, उसमें नाबार्ड वाली PDF चली गई। अब आज एक और फोल्डर बनाऊंगा, अभी बना के जाऊंगा मैं, ये जो लेक्चर मैंने बन लिया है, इसी लेक्चर का एक फोल्डर बना के जाऊंगा, ICR चैप्टर की हेडिंग होगी। तो उसमें ये चीज जो मैंने हाथ से लिखी की है, ये सब आपको मिल जाएगी स्टूडेंट, है ना, ये सब आपको मिल जाएगी। तो अब थोड़ा जल्दी से इसको देख लो आप लोग। फलों, सब्जियों और पुष्पों की कुछ वैरायटी हैं जिसमें आप बहुत परेशान हो रहे थे कि यार फलों में क्या पढ़ें, सब्जियों में क्या पढ़ें, पुष्पों में क्या पढ़ें। तो ये कुछ मैं आपको वही बता रहा हूं जो इस समय मतलब पिछले 1 साल में न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा चर्चा में रही हैं। तो आम और केला, इनको क्लाइमेटिक फ्रूट कहते हैं स्टूडेंट, क्लाइमेटिक फ्रूट कहते हैं। जलवायु आधारित फल कहते हैं इनको। सामने है आपके, परसों की PDF एक साथ डाल दूंगा, एक साथ डाल दूंगा बेटा, है ना, आज इसकी भी डाल दूंगा। तो ये देखिए अपूर्वा, दशहरी, नीलम, सिंधु, टोका, ऐसा। अब आपको क्या करना है, मोबाइल लेना है, मोबाइल में ऐसा बोलना है आम की किस्म अपूर्वा, तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी उसमें। एक बार आप देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट लगता हो तो नोट करिए, आगे बढ़िए। आम की किस्म दशहरी, कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन लगे, आम की किस्म नीलम, आम की किस्म सिंधु, आम की किस्म टोटा। तो ऐसा करने में आपका टाइम जाएगा, नो डाउट आपका 20 से 25 मिनट जाएगा। लेकिन 20 से 25 मिनट के बाद आप इन सबको याद कर चुके होंगे, इनके बारे में एक एक चीज पढ़ चुके होंगे, तो आपका नॉलेज जो है ना वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। एग्जाम क्रैक करने में नॉलेज नहीं, कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कॉन्फिडेंस, पढ़ने से नॉलेज नहीं, कॉन्फिडेंस आता है बेटा। रियलिटी ये है, कोर है कॉन्फिडेंस। नॉलेज तो पहले आएगा, लेकिन कोर है कॉन्फिडेंस। फिर इसके बाद केला, पूसा, बरसाई, नेंद्रन, कैवेंडिस, हरीचाल, सीवानिया, ये हैं कुछ किस्में। इसमें नेंद्रन बहुत पूछी जाती है, और ये हिंदी में और ये इंग्लिश में। बस इतना सा आपको आज का सेशन है कि पपीते की कुछ किस्में हैं, अनार की कुछ किस्में, संतरा, अंगूर, आलू, टमाटर, प्याज, लहसुन, चना, गेंदा। मैं चाहता हूं आप सिर्फ इन्हीं को फोकस कर लें, आप इन्हीं को पढ़ लें, इसके बाहर से चीजें नहीं आएंगी, बिल्कुल नहीं आएंगी। और फिर न्यूज़पेपर तो आप आज से ही डेली पढ़ेंगे, भले ही आप दैनिक भास्कर क्यों ना पढ़ें, भले ही आप पत्रिका क्यों ना पढ़ें, भले ही कोई सा भी न्यूज़पेपर क्यों ना पढ़ें आप, ठीक है। तो आपको अब अगर कोई भी, अगर आम, पपीता, अनार मतलब फल सब्जियों, या गेहूं चावल मतलब खाद्यान्नों की कोई भी आप चीज देखते हैं, अगर कि किसी भी, कि अनार की किस्म में गिरावट, तत्काल अनार की 2-3 किस्में आपको नेट पर डालने की, अनार की सबसे उत्तम किस्म कौन सी है, और तत्काल आप 4 ऑप्शन मतलब जो आएंगी उनको आपको फटाक से पढ़ लेना है। तो न्यूज़पेपर आप बहुत हेल्प करेगा। और यहाँ पर ये सेगमेंट हमारा अब होता है क्लोज। इनको एक एक करके याद करना। कैसे याद करोगे, जैसे मैं आपको बताता हूं। अल्फांसो हापुस सेम है क्या, नहीं, अलग अलग हैं, अलग अलग हैं बेटा, दोनों अलग अलग हैं। ये शायद मृत्युंजय सर ने इसको कराया है बेटा, एक बार उनसे पढ़ लेना, ठीक है। मृत्युंजय सर ने इस चीज को कराया है, ठीक है। और नहीं होगा तो मैं करा दूंगा, धीरे धीरे मैं करा दूंगा, मतलब मैं मेरे को समझ रहे हो अभी, थोड़ा सा कंसाइज भी मैं कर रहा हूं अपने को, कि ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं आपको बताऊं, ठीक। तो इनमें आप एक काम करिए, जैसे कल मान लो सुबह आप उठते हैं, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, कल सुबह आप उठते हैं, तो जितने बजे से आप उठेंगे, तो मान लीजिए आप 8 बजे उठे, ठीक है, 9 बजे आप पढ़ने को बैठे, तो 9 बजे से 10 बजे मतलब 1 घंटे में आप ये 2 कर लीजिए। मतलब 1 घंटे में आपके पास टास्क है, ये 1 घंटे में कैसे भी आपको ये 2 निपटाने हैं।
फिर अगला 1 घंटा जो है उसमें ये 2 कर लीजिए, अगला 1 घंटा ये 2 कर लीजिए, अगला 1 घंटा ये 2 कर लीजिए, अगला 1 घंटा ये 2 कर लीजिए। तो जब आप समय में डिवाइड कर लेते हैं ना सिलेबस को, तो फिर आपको, आप जैसे इस चीज को आपने मान लीजिए 10 मिनट में तैयार कर लिया, अब आप नेट मोबाइल उठा लीजिए, फटाफट मोबाइल में जरा देख लीजिए पूसा नन्हा पपीते की किस्म, तो आपको दिख भी जाएगा, तो वो वर्डिंग याद हो जाएगी। तो आप थोड़ा सा क्या करिए, इंटरनेट का यूज बढ़ा दीजिए, मतलब मोबाइल में अब चीजों को बढ़ा दीजिए, देखना देखना बढ़ा दीजिए। कि जैसे नेंद्रन किस्म है ना केले की, तो आप जरा देख लीजिए नेंद्रन केले की किस्म, ऐसा डाल के एक बार जरा देख लीजिए, तो आप फिर फाइनल प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। हाँ, सुंदरजा आम रीवा, बिल्कुल सही कहा, इसको तो जीआई टैग भी मिला था सुंदरजा आम को। क्लियर है ये चीज? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आज का ये सेशन हमारा यहीं क्लोज होता है बेटा, ये सेशन हमारा यहीं क्लोज होता है। ठीक है, जमाना कुछ भी कहे, वैकेंसी आ रही नहीं आ रही, नोटिफिकेशन आ रहा नहीं आ रहा, हमको कोई मतलब नहीं है, हमको अपनी पढ़ाई करते रहना है, सिलेबस कवर करते रहना है। आप देख रहे हो सिलेबस कवर करने में कितना टाइम लग रहा है। सोचो एसडीजी गोल याद नहीं है आप लोगों को, जो एक क्वेश्चन फिक्स है आना, मैं तीसरा पूछ रहा हूँ तो आप क्या बता रहे हो, हालांकि सबसे बात कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर उससे बात नहीं कर रहा जिसने गलत आंसर किया, सभी से, क्योंकि सबको याद नहीं। मतलब आप समझ रहे हो, अच्छी प्रिपरेशन करने में भी आपको टाइम लग रहा है, तो कोई कुछ भी बोलता रहे आप तो बिल्कुल मत उनकी सुनो। जब भी वैकेंसी आएगी, मैं कहता हूँ आज नहीं 1 साल बाद आए वैकेंसी, और बस उन्होंने फॉर्म मांगे, आपने फॉर्म फिलअप किया, इत्तेफाकन अगर एग्जाम भी ले लिया उनने, तो हमारी तैयारी इस लेवल पे है कि एक पोस्ट हम ले लेंगे। बेटा ड्रीम पोस्ट है, पावर है प्लस पैसा है, छोड़ना नहीं इस पोस्ट को। और आप लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इसका एडवांटेज आपको 10 या 20 क्वेश्चन बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। स्पेशली जो मेरे से शुरू से जुड़े हुए हैं, आप देख लीजिएगा, मेरी एक खासियत रहती है कि मैं बिल्कुल छोटे भाई बहन की तरह स्टूडेंट को ट्रीट करता हूँ, कमजोर नहीं पढ़ने देता, क्योंकि खुद का हम मोरल डाउन नहीं होने देते, तो आप लोगों का तो फिर कैसे होने दे, है ना। तो बस आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए, अपन बहुत आराम से जल्दी ही सिलेबस भी कवर कर लेंगे। और फिर उसके बाद जैसे आपके ये डाउट रहेंगे ना कि अल्फांसो हापुस सेम है क्या, तो मैं उसको बिल्कुल बताऊंगा। अब बिल्कुल सही कहा दीपिका बेटा आपने, एसडीजी 3 में हेल्थ आता है, और एसडीजी 6 में क्या आता है, कोई बताएगा जल्दी से? एसडीजी 6 में भी दरअसल में वाटर आता है, और वाटर हेल्थ से रिलेटेड है, लेकिन स्पेशली कोई पूछे वाटर तो 6 है। 5 है तो जेंडर इक्वलिटी है, 4 है तो एजुकेशन है, 3 है तो हेल्थ है, सेकंड है तो जीरो हंगर है, फर्स्ट है तो प्रोवर्टी है, बिल्कुल रटा होना चाहिए। चलो एक एक बहुत बढ़िया, चलो एक जाते जाते टास्क दे जा हूं, जाते जाते एक टास्क दे के जा रहा हूं, लाइफ ऑन लैंड एंड लाइफ ऑन वाटर, पानी में जीवन, जली जीवों के लिए बात कर रहा हूं, ये कौन सा एसडीजी गोल है, और स्थल में जीवन, जैसे हम लोग हैं, आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन के आंसर बताने हैं मेरे को, कि कौन सा एसडीजी गोल लाइफ ऑन लैंड की व्याख्या करता है। हम सब लोग स्थल में रहते हैं ना, तो हमारे लिए एसडीजी गोल ऊपर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और मछलियां वगैरह, घोंगे वगैरह, है ना, जो सार्क वगैरह पानी में रहती है ना, उनके लिए ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा एसडीजी गोल लाइफ ऑन लैंड के लिए है, स्थल में जीवन के लिए है, और कौन सा एसडीजी गोल जो है ये वाटर के लिए है। तो ये आपका होमवर्क है, करिए प्रिपेयर, देखते हैं क्या बता पाते हो, और बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक क्यों? अभी तक मेरी बकवास सुनने के लिए, ठीक है, थैंक यू। चलो ठीक है, रिकॉल करना है, हाँ बन जाएगा, बहुत आराम से बन जाएगा बेटा, समझ में आ रही चीजें, बन जाएगा। चलो बाय बाय, हाँ।